हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन से। तो इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी की एबिलिटी टू रेजिस्ट पैथोलॉजिकल एजेंट्स। पैथोलॉजिकल एजेंट्स मतलब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उसके सामने रेजिस्ट करने की हमारे बॉडी की एबिलिटी। ये इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक है हमारी इननेट इम्यूनिटी जो बर्थ से प्रेजेंट होती है और जो स्पेसिफिक नहीं होती, इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं या नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम डेवलप करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ, जो स्पेसिफिक होती है और जिसे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहते हैं। नेचुरल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला, नेचुरल इम्यूनिटी हमारी बर्थ से अवेलेबल है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर हो उसके बाद आती है। लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करती, ये जस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर ट्यूबरक्लोसिस है या कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी वायरस है तो उसके सामने ही एंटीबॉडीज़ बनेंगे या उसके सामने ही लिम्फोसाइट्स बनेंगे। ठीक है। थर्ड डिफरेंस है नेचुरल एक्वायर्ड का। नेचुरल इम्यूनिटी है वो हमारी जो है वो एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट होता है। ठीक है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ बनाने में या लिम्फोसाइट्स बनाने में। ठीक है। तो इननेट इम्यूनिटी, जैसे हमने बताया नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं इसे, ये अवेलेबल होती है सिंस बर्थ और इसका काम है कि ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करना, मतलब बाहर निकाल देना। मतलब कि ये डिजीज़ होने ही नहीं देती, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। जैसे कि हमारा स्किन का लेयर है तो कोई ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने देगा। ठीक है। ये हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है। कोई पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट नहीं होती और इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहला हमारा डिफेंस का जो मैकेनिज्म है वो आएगा इननेट इम्यूनिटी में। उसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। कौन कौन से मैकेनिज्म्स है जो इननेट इम्यूनिटी में आएंगी? एक है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द स्किन एपिथेलियम। जैसे मैंने बताया स्किन है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं एंटर होने देगी। सेकंड, हमारे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है। तीसरा है हमारे नेजल सिक्रीशन, सलाइवरी सिक्रीशन और टीयर, इन सब में जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो भी हमारा नेचुरल प्रोटेक्शन है। स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं और जो HCl होता है वो भी हमारा नेचुरल प्रोटेक्टर है। फिर स्नीज रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, ये सब भी हमारा जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। साथ साथ में ईयर के अंदर जो वैक्स होता है वो भी प्रोटेक्ट करता है। एंड यूरिनरी ट्रैक में जो फ्लशिंग एक्शन है वो भी हमारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे नहीं रहने देती। नेक्स्ट है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन होगी। ठीक है। ये ज़्यादा पावरफुल होती है और इसके अंदर हमारे लिम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक है। ये जो है वो एक्टिव और पैसिव होती है। एक्टिव मतलब हमारी इम्यूनिटी काम करके एंटीबॉडीज़ या लिम्फोसाइट्स बनाएंगी और पैसिव मतलब हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं। ठीक है। वो हम इम्यूनाइजेशन के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा एक क्लासिफिकेशन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो है सेल्यूलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसे सेल्यूलर इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये हमारा फंक्शन है टी लिम्फोसाइट्स का। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है या टी सेल इम्यूनिटी है वो हमारा डिफेंस है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस, ग्राफ्ट रिजेक्शन में, ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ को रिजेक्ट करने में, ये सब में हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रोल होता है। जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होती है और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो ह्यूमर्स के थ्रू पास होते हैं, इसलिए इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं और ये हमारा डिफेंस है अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डिराइव होते हैं बोन मैरो में से, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में से। ठीक है। हाँ, और ये जो है वो दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। पहले है टी लिम्फोसाइट्स, दूसरे है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं हमारी सेल्यूलर इम्यूनिटी और ये माइग्रेट हो रहे हैं टू द थाइमस। जो थाइमस होता है वो हमारी ग्लैंड है जो ग्रेजुअली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी रिग्रेस हो जाएगी। ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स हमारे माइग्रेट होते हैं थाइमस में और बी लिम्फोसाइट्स है जो डिज़ाइन करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी और इनका प्री प्रोसेसिंग हो रहा है लीवर में एंड बोन मैरो में। तो टी लिम्फोसाइट्स जो इंपॉर्टेंट है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, इनका प्रोसेसिंग हो रहा है थाइमस में और ये प्रोसेसिंग कब होगा? जस्ट बिफोर द बर्थ एंड फ्यू मंथ्स आफ्टर द बर्थ। और इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है थाइमोसिन। ये जो हार्मोन है सिक्रीट हो रहा है थाइमस ग्लैंड से और इसका इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी में। ये क्या कर रहा है? ये इंक्रीज करेगा, एसिलरेट करेगा प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स और साथ साथ में इन लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा।
अभी टी लिम्फोसाइट्स के 4 टाइप्स होते हैं। एक है हमारे हेल्पर टी सेल्स, जिसे इंड्यूसर टी सेल्स भी कहते हैं या CD4 सेल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स उसके सरफेस के ऊपर होते हैं। दूसरे है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिसे कीलर टी सेल्स भी कहते हैं या CD8 सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर CD8 रिसेप्टर्स इनके सरफेस के ऊपर है। और थर्ड है हमारे सप्रेसर सेल्स, ये जो है वो सप्रेस करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और चौथे है मेमोरी टी सेल्स, और ये सभी टी सेल्स बनने के बाद, फॉर्मेशन होने के बाद माइग्रेट होते हैं थाइमस में, और इसके बाद स्टोर हो जाते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज़, जो कि हमारे लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, बोन मैरो में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है। नेक्स्ट है हमारे बी लिम्फोसाइट्स। ये डिस्कवर हुए थे बर्सा ऑफ फैब्रिशियस में, जो कि बर्ड्स में होते हैं, ह्यूमन में नहीं होते, इसीलिए इसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और ये बर्सा ह्यूमन में नहीं है, तो ह्यूमन में बी लिम्फोसाइट्स का प्रोसेसिंग होता है हमारे बोन मैरो में आफ्टर बर्थ, और बिफोर बर्थ ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये प्रोसेसिंग हो रहा है लीवर में। ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक है हमारे प्लाज्मा सेल्स और दूसरे हैं मेमोरी सेल्स। और ये बी लिम्फोसाइट्स भी स्टोर होते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज़ में, लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। नेक्स्ट आ रहा है एंटीजन। ये एंटीजन्स क्या होते हैं? ये हमारे सब्सटेंसेस है जो स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ये एंटीजन्स हमारे सेल्फ एंटीजन भी होते हैं, हमारे खुद के, जिसे ऑटो एंटीजन्स भी कहते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन। ठीक है। और दूसरे होते हैं नॉन सेल्फ, जिसे कहते हैं फॉरेन एंटीजन। ठीक है। ये जो है कौन कौन से फॉरेन एंटीजन होते हैं जो एंटीजन की तरह, कौन कौन से फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो एंटीजन की तरह काम करते हैं, तो इसमें आएंगे जैसे कि हमारा कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगाई है, तो उसके सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। दूसरे है टॉक्सिन्स, कुछ टिश्यू ट्रांसप्लांट्स है वो भी एंटीजन की तरह काम करते हैं, एलर्जन है वो भी एंटीजन की तरह काम करते हैं। अभी केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन, ये जो हमारे एंटीजन्स होते हैं ना, वो कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। और ये जो नॉन सेल्फ एंटीजन्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो है वो एंटीजन जो इंड्यूस कर रहा है इम्यूनिटी, जिसे कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस करने वाला, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा है कि जो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसे एलर्जन भी कहते हैं, एंटीजन नहीं कहते, एलर्जन। मतलब ये एलर्जी क्रिएट करता है, मतलब जो एंटीजन होता है वो सभी में रिएक्शन क्रिएट करेगा, लेकिन जो एलर्जन होता है वो सिर्फ जो सेंसिटिव है उसी के अंदर रिएक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है। जैसे कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगेगा तो सबको सेम सिम्टम आएंगे, लेकिन अगर किसी को एलर्जी है तो एलर्जन से सिर्फ उसी को सिम्टम आएंगे, दूसरे पर्सन को कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे आएंगे मैक्रोफेजिस, फिर आएंगे टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो मैक्रोफेजिस का क्या रोल है? मैक्रोफेजिस जो है वो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ठीक है। तो सबसे पहला तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रोल क्या है? ये हमारा डिफेंस है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू के अगेंस्ट का रिएक्शन, ये सब में हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फैगोसाइटोसिस करेगा हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये है हमारा मैक्रोफेज। तो देखो ये हमारा एंटीजन है, तो सबसे पहले मैक्रोफेज उसको खा जाएगा, फैगोसाइटोसिस कर लेगा। ठीक है। अंदर, और फिर उसके जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है ना, ये रेड कलर वाले, देखो ये रेड कलर वाला एंटीजन है, तो उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट मैक्रोफेज के सरफेस के ऊपर आ गए, उसने खा लिया, फिर वो सरफेस के ऊपर आ गए। ठीक है। हाँ, तो फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं, मतलब ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा किसके पास? टी लिम्फोसाइट्स के पास। ठीक है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंपॉर्टेंट वाला हमारा है मैक्रोफेज, मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो फैगोसाइटिक होता है। दूसरे भी है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसे नॉन फैगोसाइटिक कहते हैं, वो फैगोसाइटोसिस नहीं करेगा, जस्ट उसको पकड़ के लेके जाएगा, जैसे कि हमारे स्प्लीन के डेंड्राइटिक सेल्स है, लिम्फ नोड्स के अंदर फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स है या लैंगरहांस सेल्स होते हैं, ये सब भी हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, पर ये फैगोसाइटोसिस नहीं करेंगे, जस्ट उसको पकड़ के डिस्प्ले करके लेके जाएंगे। ठीक है। तो रोल क्या हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का? तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, उसको फैगोसाइटोसिस कर लेगा, फिर उसके जो प्रोडक्ट है ना वो उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है। प्रोडक्ट को, छोटे छोटे पेप्टाइड्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक है। और ये जो पेप्टाइड प्रोडक्ट्स है वो लोडेड होंगे हमारे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के ऊपर, और ये होते हैं इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये MHC क्या है, HLA क्या है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो MHC एंड HLA सिस्टम, तो MHC मतलब मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। ये जो है ना कुछ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो हमारे
इसका जीन जो होता है वो हमारे शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर होता है, ठीक है। और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, ये जो है ये सिस्टम है ग्रुप ऑफ जीन्स की जो प्रेजेंट होते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल्स के अंदर। देखो यहाँ पे एक और डायग्राम है जिसमें हम बताएंगे एमएचसी क्या है। तो ये जो एमएचसी होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, MHC1 एंड MHC2। ये सरफेस के ऊपर होते हैं। तो MHC1 जो है वो हमारा मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल पेप्टाइड्स, ये जो होते हैं हमारे सभी सेल्स के ऊपर। और ये क्या कर रहे हैं, ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास, ठीक है। और MHC2 है वो होता है सिर्फ बी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस के ऊपर, और इसका काम क्या है, ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा हेल्पर टी सेल्स के पास, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो एंटीजन है वो हमारा मैक्रोफेज उसको फेगोसाइटोसिस करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्प्ले करेगा, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाउंड टू द MHC2। यहाँ MHC2 के ऊपर ये एंटीजन डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिस इंटरैक्शंस जो है वो स्टार्ट हो गए। इसके बाद हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा। इसके पहले इंटरल्यूकिन 1 हमारा मैक्रोफेज सिक्रीट करेगा और ये करेगा हमारा एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स, ठीक है। साथ साथ में ये बी सेल्स का भी एक्टिवेशन करेगा, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रोफेज हमारा इंपॉर्टेंट सेल है जो एंटीजन को प्रेजेंट करेगा और दोनों इम्यूनिटी में उसका इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हमारे हेल्पर टी सेल्स जैसे CD4 सेल्स भी कहते हैं, ये दो टाइप के हैं, TH1 एंड TH2 सेल्स। हेल्पर 1 सेल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर इम्यूनिटी में। TH2 सेल्स है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में। TH1 सेल्स हमारे सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 2 और वो एक्टिवेट करेंगे बाकी के टी सेल्स को, जैसे कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर एंड मेमोरी टी सेल्स। साथ साथ में ये रिलीज करते हैं गामा इंटरफेरॉन जो स्टिमुलेट करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स। और यहाँ पे TH2 सेल्स है वो सिक्रीट कर रहे हैं इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 और वो एक्टिवेट करेंगे बी सेल्स को और प्लाज्मा सेल्स को और वो प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज। नेक्स्ट आ रहा है हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक मतलब वो सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये सबसे पहले तो हेल्पर टी सेल इसको एक्टिवेट करेगा, फिर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जाएगा सर्कुलेशन में थ्रू ब्लड एंड लिम्फ एंड लिम्फेटिक टिश्यू और ये बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर द बाइंडिंग विद द एंटीजन। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेल है ना वो रिसेप्टर जो एंटीजन है उसके ऊपर होंगे, वहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। इसके बाद वो रिलीज करेगा परफोरिन। इसके बाद वो सिक्रीट करेगा परफोरिन जिसे कहते हैं होल फॉर्मिंग एजेंट। इसमें होल बनाएगा किसमें, एंटीजन के अंदर, और उसके साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस यहाँ पे एंटीजन के अंदर डाल देगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा। इसका फंक्शन है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है कैंसर सेल्स को, ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ को एंड फॉरेन बॉडी अफेक्टेड सेल्स को। सप्रेसर टी सेल्स जिसे रेगुलेटरी टी सेल्स भी कहते हैं, इसका फंक्शन है कि ये सप्रेस कर रहा है कीलर टी सेल्स की एक्टिविटी को। नहीं तो ये कीलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए तो वो जा करके बहुत ज़्यादा इम्यून रिएक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और मेमोरी टी सेल्स, कुछ मेमोरी टी सेल्स होते हैं जो स्टोर हो जाते हैं लिम्फोइड टिश्यू के अंदर, ठीक है, और ये माइग्रेट कर जाते हैं और उसके बाद जब सेकेंड एक्सपोजर होता है वही एंटीजन का तो फिर ये जल्दी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा एक फंक्शन है कि टी सेल्स की स्पेसिफिसिटी, मतलब हर एक टी सेल स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर एंटीजन से ही वो स्टिमुलेट होगा और उसी के सामने इम्यूनिटी देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रही है हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, इसके अंदर आएंगे हमारे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमारे ह्यूमर्स जैसे कि ब्लड एंड लिम्फ है उसके थ्रू पास होते हैं और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसमें भी हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएगा, मैक्रोफेज यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद ये बी सेल रिसेप्टर प्रोटीन है वो रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजन को और वो सिक्रीट करेंगे इंटरल्यूकिन 1। हमारे बी सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है हमारे प्लाज्मा सेल्स, दूसरे हैं मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज़ रिलीज होते हैं हमारे लिम्फ और ब्लड के अंदर और ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट होता है। एक प्लाज्मा सेल अबाउट 2000 एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। और मेमोरी सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर और जब सेकेंड एक्सपोजर होगा सेम एंटीजन का तो ये मेमोरी सेल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और ये जो रिस्पांस है वो फास्ट होगा। यहाँ पे ये देखो पहला रिस्पांस है और ये सेकेंडरी रिस्पांस है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगे। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या है, ये जो एंटीबॉडीज़ है हमारे प्रोटीन्स है जो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं जब हमारा एंटीजन एक्सपोजर होता है, मतलब जब एंटीजन आता है तो प्लाज्मा सेल्स हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं। ये हमारे गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है, और इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जो 20% है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन के। इसके टाइप्स है हमारे IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,50,000 से लेके 9 लाख तक। इसके अंदर 2 हैवी चेन्स है यहाँ पे और 2 लाइट चेन्स होती है और हैवी चेन्स में 400 अमाइनो एसिड्स है, लाइट चेन में 200 अमाइनो एसिड्स है। और ये दोनों चेन्स है वो
एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज से कनेक्टेड होती है, ठीक है। और इसके अंदर दो रीजन्स होते हैं, एक है इसका कांस्टेंट रीजन ये वाला, और ये है इसका वेरिएबल रीजन। कांस्टेंट रीजन है, इसके अंदर सेम अमाइनो एसिड्स होते हैं और उसे कहते हैं एफसी रीजन, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। और इसका फंक्शन है, ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन साइट भी कहते हैं। दूसरा है वेरिएबल रीजन, इसके अंदर अलग अलग नंबर और सीक्वेंस के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और ये एंटीजन के साथ बाइंड होता है, इसीलिए इसे कहते हैं एफएबी, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। अभी एंटीबॉडीज़ के फंक्शन, हमारे जो आईजीए होते हैं वो सिक्रीशंस में होते हैं, तो ये लोकलाइज डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आईजीजी है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आईजीएम भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आईजीडी है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू एंटीजन को, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय बी लिम्फोसाइट्स। और आईजीई है वो एलर्जिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे जो एंटीबॉडीज़ कैसे एक्शन करते हैं, तो दो एक्शन है, एक है डायरेक्ट एक्शन, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में अलग अलग रिएक्शंस आएंगे, या तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इकट्ठा होकर के एग्लूटिनेट करेंगे, मतलब फॉरेन बॉडीज़ जैसे आरबीसी है या कोई बैक्टीरिया है, इन सबको एक दूसरे के साथ हेल्ड करके वो क्लम्प बनाएंगे, तो ये कहेंगे एग्लूटिनेशन। दूसरा करेंगे प्रेसिपिटेशन, ये जो एंटीबॉडी क्या करते हैं, जो एंटीजन सॉल्यूबल होता है ना उसको इनसॉल्यूबल कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन, कभी कभी जो एंटीजन है उसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। या लाइसिस, मतलब जो एंटीजन है ना उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा एंटीबॉडीज, ठीक है, रप्चर कर देगा और लाइसिस करेगा। तो ये पहला हो गया डायरेक्ट एक्शन। दूसरा एक्शन है इनडायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन होगा थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, ये हमारे प्रोटीन की सिस्टम है जिसके अंदर अराउंड 11 प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें हमारे C1 to C9 होते हैं एंड B and D होते हैं। और ये दो पाथवेज से एक्टिवेट होती है, एक है हमारा क्लासिकल पाथवे, दूसरा है हमारा ऑल्टरनेट पाथवे। तो क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो C1 है, ये वाला C1 है वो बाइंड होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस के साथ, और उसके बाद ये ट्रिगर कर रहा है सीरीज ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा C1, ठीक है। और ये जो C1 है वो एक्टिवेट करेगा C4 + C2 को यहाँ पे, ठीक है। फिर C3 को एक्टिवेट करेगा, फिर C5 को, ऐसे करके एक एंजाइम दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को। और इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, एक कर रहा है ये ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया मतलब जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजिस है उसको एक्टिवेट करेगा ताकि वह फेगोसाइटोसिस कर पाए। फेगोसाइटोसिस करने के लिए वो बाइंड करेगा उसके साथ ऑप्सोनिन प्रोटीन को। दूसरा इसका फंक्शन है वो लाइसिस भी कर सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल अट्रैक्शन, ये कौन करेगा, C5a का फंक्शन है। और C3a, C4a, C5a, इन तीनों का फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल, उनका भी तो उसकी एक्शन है जो आप लिख सकते हो ये पूरा, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन जो हमने किया, फिर लाइसिस, कीमोटैक्सिस, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। दूसरा पाथवे ऑल्टरनेट पाथवे। ऑल्टरनेट पाथवे में क्या होता है, एक फैक्टर आई होता है जो हमारे सर्कुलेशन में, ये बाइंड होता है हमारा, जो सपोज ये आई है, ये बाइंड होगा हमारे बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन है उसकी सरफेस के ऊपर जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनके साथ, और इसके बाद ये करेगा एक्टिवेशन ऑफ C3 एंड C4, और इसके बाद एंटीजेनिक प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर अटैक होगा। तो ये हो गया ऑल्टरनेट पाथवे। तो ये दो मैकेनिज्म हो गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में दो हो गए, क्लासिकल एंड ऑल्टरनेट पाथवे। अभी जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स है ना वो भी स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक बी लिम्फोसाइट है तो वो एक ही एंटीजन के सामने एंटीबॉडी बनाएगा, और ऐसे बी लिम्फोसाइट्स के बहुत सारे ग्रुप्स पड़े हुए होते हैं लिम्फोइड टिश्यू में, जिसे कहते हैं क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट। फिर एक और इम्पॉर्टेंट सेल्स है जिसका नाम है नेचुरल किलर सेल्स। ये हमारे टी और बी लिम्फोसाइट से अलग है, नॉन टी नॉन बी लिम्फोसाइट्स, और ये है लार्ज सेल ग्रेन्यूलर सेल्स, और इसके अंदर ऐसे इंडेंटेशन वाला न्यूक्लियस होता है लाइक दिस, ठीक है। उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है उसके ग्रेन्यूल्स के अंदर, और इसका काम है डिस्ट्रक्शन करना विदाउट प्रायर सेंसिटाइजेशन। कोई भी आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो नेचुरल किलर हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वो किसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक तो वायरस इसको, दूसरा डिस्ट्रॉय कर रहा है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को या डैमेज सेल को या मैलिग्नेंट सेल्स को, इन सबको डिस्ट्रॉय करेगा। साथ साथ में ये सिक्रीट करेगा हमारा इंटरल्यूकिन 2, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया इम्यूनिटी का डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एंड हमने डिस्कस किया ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। थैंक यू सो मच।